हे गाइस, कैसे सब लोग यार। सबको गुड इवनिंग। बहुत सारा एंड चलो थोड़ा गाने के साथ शुरुआत करते। बहुत सारा काम कर रहे थे तो सोचा बीच में थोड़ा गाना वगैरह तो चलता ही है। अब सब रेडी कर लेते हैं, ऑलमोस्ट रेडी है सब कुछ। सो कैसे हो गाइस यार, इतने सारे कम लोग कैसे यार। कॉपीराइट लग जाएगा रिपुन भाई। भाई यूट्यूब थोड़ी ना है यार। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। कौन सा गाना सुन रहे हो देख लो भाई, बहुत फेमस है भाई। जूम जूम मतलब भाई जूम है। जूम ऐप हैक है क्या? तो देखो ब्रो, डेफिनेटली हैक तो है, सभी जैसे बोल रहे। अच्छा गाना ऊपर देते हैं। देखो यार, हैक तो है सभी, जैसे रिपोर्ट वगैरह आ रहा है तो डेफिनेटली जूम जो है वो फेसबुक की तरह नीचे हरकत कर चुका है। इवन वो लोग जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक ही जवाब देना भाई, एक ही जवाब देना। एक ही जवाब मतलब, देखो यार हैक तो है लेकिन उससे लाइक किस टाइप का हैकिंग है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो अभी के टाइम पे बिजनेस का जितने भी डील्स वगैरह जो कुछ भी हो रहा है वो डेफिनेटली जो है जूम पे हो रहा है, जितने भी मीटिंग्स वगैरह हो रहा है, ठीक है। और जो है यहाँ पर बेसिकली देखो, हैकिंग किया कब जाता है, जब किसी को टारगेट किया जाता है तब जाके हैकिंग किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जो है जूम के थ्रू मीटिंग वगैरह कर रहे हैं एंड उनकी जो कंप्यूटर कंपनी से वो जूम को हैक करके फिर उनके डेटा वगैरह निकाल रहा है। बाकी सारे यूजर्स का डेटा लेके भाई करेंगे क्या वो लोग, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे वीडियोस वगैरह और ये सब बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, एक ही यूट्यूब में भाई एक ही जवाब देना, यूट्यूब बेस्ट है या ब्लॉगिंग? देखो पैसे के मामलों में ब्लॉगिंग, और पैसे प्लस फेम के मामलों में पैसे थोड़ा कम है हुआ, और वो उसके मामले में जो है यूट्यूब, ठीक है। भाई आपके हिसाब से रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट किसमें ज्यादा है? एडसेंस, एफिलिएट, स्पॉन्सर्ड पोस्ट सेल करना, वेबसाइट रैंक करके फ्लिपा पे सेल करना, या एसी एजेंसी? देखो हर तरीके की चीज में ना अच्छे से अच्छे रिटर्न मिलता है वो, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। कोई कोई ऐसी एजेंसी ऐसे जो कि मतलब करोड़ों में कमाता है, लेकिन कोई कोई ऐसी एजेंसी से जो लाखों रुपया इन्वेस्ट करके भी उनको कोई रिटर्न नहीं मिला है, ठीक है। सेम टू सेम एफिलिएट मार्केटिंग पे भी होता है, एडसेंस पे भी होता है, और भी कई सारे जगह होता है, ठीक है। लेकिन अगर बोलो कि सबसे रिस्क कहाँ कम है सबसे, ठीक है, तो सबसे कम रिस्क है कि एडसेंस वाले मेथड पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अगर आगे बढ़े तो एफिलिएट वाले पे, ठीक है। और उसके बाद फ्लिपा वगैरह पर तो बहुत रिस्क हो जाता है, ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है डोमेन रीसेलिंग करके। भाई कोई ऐसा कोड है जिससे कोई भी मेरे साइट से इमेज गूगल इमेज के थ्रू ना डाउनलोड कर पाए बिना मेरे साइट में जाए? हाँ भाई, डेफिनेटली होता है, ये बहुत सारे इमेजेस वेबसाइट करते हैं। या ओन प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है ना तो उससे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर रिटर्न मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। क्योंकि एक कहावत है कि बेचे बिना कोई अमीर नहीं बनता, और ये फैक्ट है बिल्कुल। देख सकते हो तुम, सारे जगह पर देख लो, सिवाय वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट भी पैसा ही बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेचे बिना कोई अमीर नहीं होता है। जो प्रोडक्ट बेचते हैं वही सिर्फ जो है आज के टाइम पे टॉप पे खड़ा है, ठीक है। भाई अभी शुरू हुआ है लाइव स्ट्रीम? हाँ भाई अभी शुरू हुआ है। रिपुन भाई, मेरे 20 आर्टिकल फर्स्ट पोजीशन पर है, बट आई एम नॉट गेटिंग फीचर स्नीप फॉर ए सिंगल आर्टिकल। सलमान खान? अरे भाई ये कैसे नाम है यार, ओरिजिनल नाम से बताओ यार। इतने बड़ा अचीवमेंट है आपका, 20 के 20 आर्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड देखो फीचर स्नीप में आने के लिए जो है आपका जो वाला टेक्स्ट आपको पहले फाइंड करना होगा, क्या इसमें फीचर स्नीप पॉसिबल है, क्या इसमें ऐसा टॉपिक है जो फीचर स्नीप में आ सकता है।
बेसिकली जो इफेक्ट जो क्वेश्चंस टाइप के जो चीजें होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्टेट पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनका जो आंसर्स आप देते हो, ठीक है। भाई सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनाओ, बताएंगे। पिक्सकट इतना जल्दी ट्रांसफर कैसे हुआ, कितना जल्दी ट्रांसफर भाई, अच्छा माइग्रेट, भाई कितना टाइम लगता है, बस सिंपली वर्डप्रेस पे जाओ, प्लगइन इंस्टॉल करो और फिर बैकअप ले लो, और उसके बाद उसका आईपी चेंज करके दूसरे सर्वर पे जाओ, फिर से वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, प्लगइन इंस्टॉल करो एंड रीइंस्टॉल कर दो। उससे भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। सिंपली अपने डेटाबेस एंड जो भी आपके वर्डप्रेस के फाइल्स है उसको सी पैनल से बैकअप लेके दूसरे सी पैनल पे, दूसरे सर्वर के सी पैनल पे जाकर तुम उसको पेस्ट कर दो, ठीक है, एंड सिंपली वहां पर डोमेन वगैरह ऐड कर देना एंड सिंपली जस्ट आईपी चेंज कर दो। वेबसाइट 0 सेकंड के लिए डाउन टाइम भी नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक दूसरे होस्टिंग पे माइग्रेट हो जाएगा। भाई मोड माफिया कब रैंक करेगा, भाई टाइम आने पर रैंक करेगा, उस पर काम चल रहा है और उस पर इतना ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ मैं। रिपुन भाई आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हो क्या? नहीं, देखो कुछ टाइम पहले मैंने उसको शुरू किया है, अभी भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। अभी तो लाइक खर्चा बहुत ज्यादा है घर के यहाँ पर, तो इसके लिए देखिए देखते क्या करे। वैसे म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया चीज है कि भाई हाँ फ्यूचर प्रूफ रहता है, लेकिन बिजनेस अभी तो बस खड़ा हो रहा है भाई, अभी से अगर मतलब जमाना शुरू करे तो फिर बिजनेस में घाटा आएगा ना ब्रो। भाई कोई एडसेंस डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, भाई एडसेंस डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए, ये कोई प्लगइन्स यूज करो। देखो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करोगे ना तो पेज लोडिंग इशू आएंगे एंड कई सारी चीजें आते हैं। आप एड इंसर्टर या फिर एडवांस एड्स मैनेजर प्रो इस टाइप का कुछ प्लगइन्स यूज कर सकते हो, बेहतर रहता है, ठीक है, मैनेज करने के लिए बेसिकली। बाय सजेस्ट बेस्ट गिग फॉर प्रोफाइल लिंक और ऑर्डर ऑन फाइबर ट्रैफिक और अर्निंग। देखो यार बेसिकली ये सब ना मैं रिकमेंड नहीं करता इतना, बस आपको बता दिया और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बता दूंगा फिर गलत निकलेगा तो फिर मुझे ही पकड़ो फिर बाद में। ब्रो आपके काइंड मेथड प्रो पे टॉप में आने पे कितना ट्रैफिक और अर्निंग होता था? टॉप पे आने के बाद उसका मंथली रेवेन्यू जो होता था वो $500 के अराउंड हो रहा था। मैंने उसका स्क्रीनशॉट $600 स्क्रीनशॉट दिया था, $600 हुआ था एक मंथ में, और पर डे का आई थिंक वही 30-40 हजार का ट्रैफिक आ रहा था। बैकअप के लिए कौन सा प्लगइन यूज करते हो डिजिटल ओशियन का, की होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग पर जाना है? देखो सबसे पहले मेरे पास होता है सी पैनल, और सी पैनल ना भी हो तो वर्डप्रेस अगर हो तो ऑल इन ऑन बैकअप का मेरा प्रीमियम मेरे पास है, तो उससे करते हैं, जबरदस्त तरीके से हो जाता है। सर कंटेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन से कंटेंट का फॉर्मेट? ऑटो एड्स अच्छा है या नहीं है क्या रिपुन भाई? देखो यार पहले तो बहुत अच्छा लगता था ऑटो एड्स, लेकिन अब के टाइम पे बिल्कुल बकवास लगता है, वेबसाइट का पूरा स्पीड का पूरा एकदम बिगाड़ देता है। मेरा कमेंट कब लोगे भाई? ले तो रहा हूँ सबका, यहाँ पर आई थिंक एक अभी मिसिंग नहीं गया भाई। 2 एडसेंस अकाउंट की इनकम एक बैंक अकाउंट में ले सकते हैं? हाँ भाई ले सकते हैं। ओके चलो यार, क्वेश्चन आंसरिंग बहुत सारे किए यार, अभी आप लोग जो है यहाँ पर ऑफ कर दीजिए चैट को प्लीज, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो मॉड्यूल नंबर 5 यानी कि ऑफ पेज एसीओ के अंडर जो एक सेक्शन आता है टेक्निकल एसीओ मास्टर क्लास, तो ये वाला सेशन हम लोग करने वाले हैं, यानी सेशन का नंबर है 10, ठीक है। तो 10 सेशन के टेक्निकल एसीओ मास्टर क्लास हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा गाइस, क्योंकि ये पहले बताना चाहिए था लेकिन ये एंड में पड़ गया पता नहीं कैसे। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आप वेबसाइट शुरू करते हो तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज टेक्निकल एसीओ। गाइस मैं यहाँ पर स्टॉप किया, एक बार बोला कि आप लोग यहाँ पर चैट पे ये मत करो, ठीक है। और साउंड कट कट आ रहा है, नहीं यार सभी को नहीं आ रहा, तुम्हारा ही दिक्कत होगा, वरना सभी बताता है यहाँ पर, ठीक है सोनू भाई। ओके, सो व्हाट इज टेक्निकल एसीओ? टेक्निकल एसीओ एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूएस एसीओ ये बताता है कि टेक्निकल एसीओ रिफर्स टू इम्प्रूविंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स of a website in order to increase the ranking of its pages in the search engines, making a website faster, easier to crawler and understandable for search engines are the pillar of technical optimization। तो इसका मतलब समझे क्या? एक्चुअल में देखो ऑन पेज ऑफ पेज ये सारे के सारे एसीओ चीज तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग जैसे कि टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा बहुत टेक्निकल एसीओ वगैरह करना पड़ता है, जो जिसके थ्रू कि हम हमारे वेबसाइट को जो है और ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग पोजीशन पे ला पाए
और इसके अंदर माइनर जो पिलर्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं कि लाइक हमारे वेबसाइट को फास्ट बनाना और इजी टू क्राउलर, मतलब क्राउल कर पाए, सर्च इंजन अच्छे से समझ पाए, तो इस तरीके की चीजों को करना, ये सब बोलते हैं टेक्निकल एसईओ के अंदर आता है, ठीक है। नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये चीज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? In simple words, if you want to improve your search engine ranking, then technical SEO is another most important thing. ठीक है भाई लोग, सिंपल सा चीज यहाँ पर ये है कि भाई अगर आप अपना रैंकिंग और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो टेक्निकल एसईओ के अंदर आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर टेक्निकल एसईओ के अंदर जितनी भी चीजें उसको उसमें से कोई भी एक चीज अगर आप गड़बड़ी कर दी, ठीक है, तो आपका वो आर्टिकल जिंदगी भर भी रैंक नहीं हो सकता, और इतना तक के आपका कोई भी आर्टिकल रैंक नहीं होगा, इंडेक्स तक नहीं होगा अगर आपने गड़बड़ कर रखे तो, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इस सेशन में जानेंगे। तो सबसे चलो शुरू करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव टेक्निकल एसईओ। ओके, well there are a lot of things which comes under the technical SEO, but in this session we will talk about the most important factors। बहुत सारे ऐसे चीजें आता है टेक्निकल एसईओ के अंदर, बट हम सिर्फ उन्हीं चीजों को टैकल करेंगे, उसी चीजों को जो है यहाँ पर कवर करेंगे जो कि मोस्टली जो है लोगों का क्वेश्चंस रहते हैं उनके रिगार्डिंग, या फिर उनको दिक्कतें आती है आगे जाकर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। क्राउलिंग इज द डिस्कवरी प्रोसेस इन व्हिच सर्च इंजिन्स send out a team of robots known as crawlers or spiders to find new and updated content। क्राउलिंग जो है एक डिस्कवरी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है कुछ बॉट्स या फिर स्पाइडर्स या फिर क्राउलर्स आप बोल सकते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजिन्स का होता है, लाइक गूगल का होता है क्राउलर्स और याहू का भी होता है, इवन एचआरएफ जो है बंदा, मतलब एचआरएफ जो टूल होता है उनकी भी बॉट्स होते हैं, और भी जितनी भी तरह तरह की जो टूल्स ऑनलाइन में अवेलेबल है, सारे चीजों का जो है बॉट्स अवेलेबल होता है, जो कि इंसान के बदले में वो बॉट्स क्या करते हैं, दूसरे दूसरे वेबसाइट पर जाते, दूसरे दूसरे लिंक्स को फाइंड करते एंड नए नए एंड अपडेटेड कंटेंट को ढूंढते रहते, ठीक है। इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग योर वेबसाइट्स डेटा इन द सर्च इंजिन डेटाबेस। और मान लो कि क्राउलर को जो है एक लिंक मिल गया, एक आर्टिकल मिल गया, एक वेबसाइट मिल गया, एक इमेज मिल गया, कुछ भी मिल गया, उनको एक लिंक मिल गया बेसिकली, ठीक है। तो वहां पर क्या करता है फिर वो जो क्राउलर है वो उस पूरे पेज को क्राउल करता है, कहां पर कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा टेक्स्ट हेडिंग है, क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, तो वो सारे चीजों को रिकॉर्ड करता है, सारी चीजों को स्टोर करता है, और उसके बाद उन सारे डेटा को वो अपने जो सर्च इंजन है या फिर अपना जो मालिक है उसके डेटाबेस में सेंड कर देता है, और इसको कहते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है ना। तो क्राउलिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, पूरा क्लियर गाइस? ओके, नाउ फॉलो दिस फैक्टर्स टू इंप्रूव योर टेक्निकल एसईओ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर पहला जो चीज आता है जो कि आपके टेक्निकल एसईओ के अंदर करना पड़ेगा वो है फोकस ऑन योर वेबसाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ गाइस कि जो स्ट्रक्चर होता है इसका एक और नाम है, कई कई सारे नाम होते हैं, लाइक सीलो स्ट्रक्चर और डायनामिक स्ट्रक्चर और स्टिमुलस और भी कई सारे स्ट्रक्चर होता है। लेकिन देखो यार, सिंपल वे में अगर बात करें तो आप अगर घर बनाते हैं, है ना, तो घर का भले ही 2-3 दरवाजा हो, लेकिन मेन गेट एक होता है। मेन गेट के घुसने के बाद वहां पर फिर रूम नंबर्स वगैरह होता है कि कौन सा हॉल रूम है, कौन सा बेडरूम है, कौन सा किचन है, सब कुछ डिफाइंड होता है ना। तो जैसे घर को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करके बनाया जाता है कि यहाँ पर किचन होगा, और या फिर हर एक रूम में अलग अलग बाथरूम, अलग अलग शावर रूम होगा, ये सब कुछ जो डिजाइन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे वेबसाइट को भी डिजाइन करना होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं गाइस कि भाई वो मतलब वेबसाइट बनाए और बस कंटेंट लिखते गए, कुछ कुछ कैटेगरी ऐड करे, कंटेंट लिखते गए, बट ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर से समझ सकते हो कि होम पेज यानी कि होम मतलब कि आपका वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पर एक कैटेगरी आई थिंक गलती से डाल गया होगा, तो होम मतलब क्या, आपका वेबसाइट। अब आपको पहले से एक स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर देख सकते हो होम, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी 3 टाइप के आपको चूज कर लेना है कि हाँ भाई मेरा जो नीश है उस नीश के अंदर ये टाइप ऑफ 3 मेन पेरेंट कैटेगरी आता है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आते, ठीक है, तो वो सब कैटेगरीज तुम डाल भी सकते हो,
और अगर नहीं आता है तो तुम सिर्फ इन तीनों चीजों को, ठीक है, इन तीनों कैटेगरी के अंडर जो है पोस्ट या फिर प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो सब कैटेगरी 1, सब कैटेगरी 2, इन सब कैटेगरी 3 एंड उनके अंदर फिर आर्टिकल्स है अलग 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 अलग, ठीक है ना। तो ये जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है, गूगल का जो क्राउलर होते हैं उनको बहुत आसानी होता है आपके टोटल एंटायर वेबसाइट को समझने का। अब यहाँ पर ये कैटेगरी देखो, वर्डप्रेस से बेसिकली दो तरीके की चीज होता है, एक होता है कैटेगरी वाइज और एक होता है टैग वाइज, अपने पूरे इंटायर आर्टिकल, अपने पूरे इंटायर वेबसाइट को स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है ना। तो उनका आप यूज करके अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लो। पहले तो पूरा डिजाइन कर लो, उसके बाद जो है आप यहाँ पर बना लो। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं सॉरी, एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं, आई थिंक ये एग्जाम्पल काफी है। ओके, नंबर 2, फोकस ऑन योर पेज स्पीड, ठीक है, वी कवर्ड इट ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी आप लोगों को एक पूरा एंटायर सेशन बना के आप लोगों को बता दिया है। एक्सक्लूसिव सेशन के अंडर वो वाला सेशन है कि जहां पर मैंने बताया बिल्कुल कि आप कैसे अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। एंड आज का टाइम के यानी कि इन 2020 मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जितनी भी टॉप पे रैंक कर रहे हैं उनका मेन एसईओ फैक्टर मैंने जो देखा है, लगभग कॉमन जो एसईओ फैक्टर मैंने देखा है कि उनका जो पेज स्पीड है वो बाकी के मामलों में बहुत ही फास्ट है। इवन मैंने pixar.cc का जो रैंकिंग का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला जो यहाँ पर रहा है, वन बैकलिंक प्लस यहाँ पर ये पेज स्पीड, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है टेक्निकल एसईओ के अंदर, हमने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया, तो डेफिनेटली वो वाला वीडियो या फिर वो वाला सेशन आप देख लेना जरूर से, ठीक है। नंबर 3, इंप्रूव योर रोबोटेक्स। अब ये रोबोटेक्स फाइल क्या है, देखो robots.txt नाम का फाइल जो है ना हर वेबसाइट में होता है, हर कोई सा भी वेबसाइट में जो है ना ये चीज होता है कि उसके अंदर robots.txt फाइल होता है। अब इस चीज को आप फाइंड कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चलते techrepon.com पर। अब यहाँ पर जाकर अगर हम लोग स्लैश देकर robots.txt लिखकर सर्च करते हैं तो इस वेबसाइट पे अगर robots.txt फाइल होगा तो वो जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा robots.txt है। यूजर एजेंट जो है यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, डिस अलाउ, यानी कि ये जो रोबोटिक्स फाइल होता है ना, बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या होता है। रोबोटिक्स फाइल बेसिकली रोबोट्स के लिए होता है, यानी कि बॉट्स के लिए होता है, यानी क्राउलर्स या फिर स्पाइडर्स, जो कुछ भी आप बोलो, उन लोगों के लिए ये बेसिकली फाइल होता है। कोई भी क्राउलर आपके वेबसाइट पे आने से पहले उसको इस पेज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, यहाँ पर बेसिकली डिफाइन ये होगा कि उस रोबोट्स को जो ये पता लग जाएगा कि आपके वेबसाइट के कौन से कंटेंट को जो है वो इंडेक्स करना है और कौन से कंटेंट को इंडेक्स नहीं करना है। तो गूगल नहीं, बेसिकली रोबोट्स को जो है यही पर से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मूव्स के टूल की तरफ से यहाँ पर देख सकते हो slate.com, यहाँ पर एक रोबोटिक्स फाइल है जिसका रोबोटिक्स जो चीज है वो किस टाइप का देख सकते हो। इवन यहाँ पर भी देख सकते हो कई सारे, मतलब डिसअलाउ, मतलब कि इन चीजों को जो है आप रोबोटिक्स को मना कर रहे हो कि नहीं यार, इनको जो है क्राउलिंग नहीं करना है, आपको इन पेजेस को क्राउलिंग नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे थीम के अंदर या फिर हमारे होम पेज की डायरेक्टरी के अंदर कुछ ऐसे ऐसी चीजें आ जाता है जो कि गूगल पे शो करने लगता है, जबकि वो गूगल पे शो नहीं करना चाहिए। तो वहां पर सिंपली उन पेजेस को, उन यूआरएल्स को लेकर आप यहाँ पर डाल दीजिए, डिसअलाउ लिख दीजिए और उसके बाद ये चीज डाल दीजिए, तो फिर वो गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे जो है वहां पर इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। एंड एक और चीज यहाँ पर होता है, यहाँ पर ना अभी ये वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए इस वेबसाइट पे कोई भी चीज नहीं है। आपको जो आपका साइट मैप होता है, जो भी आपका साइट मैप है, उस साइट मैप को आपको यहाँ पर जो है ये कर देना है, लिस्ट कर देना होता है, ताकि क्राउलर को जो है डायरेक्टली जब, क्योंकि क्राउलर आपके वेबसाइट पे घुसने से पहले ये पेज पे आएगा, यहीं पर उनको एक लिंक का लिस्ट मिल जाएगा, आपके पूरे इंटायर वेबसाइट का एक मैप का लिस्ट मिल जाएगा। तो क्राउलर सिर्फ उसी लिंक को फॉलो करके आपके इंटायर वेबसाइट को जो है वो क्राउल करके ज्यादा जल्दी से जल्दी क्राउल करके वो चला जाएगा, है ना। तो ये रोबोटिक्स का जो है यहाँ पर चीजें होता है फायदा, और भी कई सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर चाहते हो कि आपके वेबसाइट का डेटा पर्टिकुलर किसी सर्च इंजन, पर्टिकुलर किसी एसईओ टूल्स या फिर किसी भी जगह पर जो है वो ना दिखे,
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चाहते हैं कि एचआरएफ जो रोबोट्स होते हैं, उनके जो रोबोट्स होते हैं वो आपके वेबसाइट को क्राउल ना कर पाए, ताकि आपके कंपटीटर्स को पता ना चले आपने कितने बैकलिंक बनाए, आपके वेबसाइट में कितने आर्टिकल है, कितने कीवर्ड्स है, कितने क्या में रैंक कर रहे हैं। उसके लिए भी आप बॉट्स यहाँ पर डिसअलाउ सेट कर सकते हो। हर उनका बॉट्स का नेम होता है, ठीक है। मोज का भी बॉट का नेम है, ऊपर से आरएफ का भी जो बॉट है उनका भी नेम है। तो डिसअलाउ लिख के उस बॉट का नाम यहाँ पर लिख दोगे तो सिंपली वो बॉट जो है आपके वेबसाइट के अंदर फिर घुस नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है फैक्टर्स अराउंड जो है रोबोटेक्स फाइल का। इसको आप एडिट भी कर सकते हो cPanel में भी जाकर, इवन यूएस्ट एसईओ के अंदर भी जाकर आप इसको एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है इम्प्रूव योर साइटमैप डॉट एक्सएमएल। अब देखो साइटमैप वो चीज है जो आपकी वेबसाइट, इंटायर जो वेबसाइट है उसके अंदर जितने भी पोस्ट, पेजेस या फिर जो कुछ भी कैटेगरीज टैग्स है उनका एक मैप क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग इस हमारे वेबसाइट का यानी कि techrepon.com का साइट मैप डॉट एक्सएमएल ओपन कर लेते हैं एंड उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो कई सारे यहाँ पर साइट मैप, ये जो साइट मैप उसके बाद हाइपेन, उसके बाद इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, बेसिकली ये यूएसटीसी को बाय डिफॉल्ट साइट मैप जनरेशन का मेथड है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोस्ट का एक सेक्शन है, पेजेस का सेक्शन है, स्नैक्स कलेक्शन, क्विज, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे, ऑथर साइट मैप है और भी कई सारे हैं, एंड कैटेगरी साइट मैप भी है। तो देखो यार नॉर्मल पोजीशन में जो मेनली आपको साइट मैप इनेबल करके रखना चाहिए वो है पोस्ट एंड पेजेस का, ठीक है। ये बेसिकली ब्लॉग साइट का, जो ब्लॉग वेबसाइट्स होते हैं ना उनका मेन जो सेटिंग होता है कि आपको सिंपली पोस्ट एंड पेजेस को क्राउल करवाना है। लेकिन अगर आपका वेबसाइट है, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है, तब आप मल्टीपल साइट मैप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लाइक कैटेगरी का और टैग्स का और अलग अदर अदर, जैसे कि techrepon.com पे मोर देन 6000 से भी ज्यादा ऑथर्स है। तो मैंने यहाँ पर ऑथर्स का भी जो है इंडेक्सिंग का ये डाल के रखा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे वेबसाइट के अंदर जितने भी पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर 187 पोस्ट है, हालांकि बहुत सारा पोस्ट था लेकिन सारे के सारे मैंने डिलीट कर दिए। तो वो सारे पोस्ट का यूआरएल प्लस उनका लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम एंड कितने इमेजेस है वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल मिल जाता है। एंड अब यहाँ पर इंडी ब्लॉग हब नाम का कुछ यूआरएल है जो कि गलत लग रहा है मुझे, कोई नहीं, ये हिंदी यूआरएल है तो इसीलिए यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या होता है पर्टिकुलर अगर किसी भी पोस्ट में अगर आप जाते हो, ठीक है, जैसे लाइक ये वाला एक पोस्ट है, तो इस पोस्ट को अगर मैं चाहूँ कि नहीं यार मुझे इसको इंडेक्स नहीं करवाना है, ठीक है, सिंपली मैं एडवांस सेटिंग में जाऊंगा क्योंकि ये यूएस एसईओ में होता है और आपको कोई ना कोई प्लगइन यूज करना होगा तब भी आप कर सकते हैं। एडवांस में जाते हैं और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अलाउ सर्च इंजिन टू शो दिस पोस्ट इन सर्च इंजन। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यस होता है। अगर हम लोग यहाँ पर नो लिख के देते हैं तो ये जो आर्टिकल या फिर पेज या फिर यूआरएल ये गूगल का सर्च इंजन या फिर कोई भी सर्च इंजन जो है इसको क्राउल नहीं कर पाएगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई आपके वेबसाइट पर अगर सेंसिटिव पेज वगैरह है तो उनको आप ब्लॉग वगैरह कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली यही चीज होता है। ऊपर से अगर आप चाहते हो कि नहीं यार हम डिसाइड करें कि हमारा कौन सा साइट में वगैरह जो शो होना चाहिए या कौन सा नहीं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर यूएस एसईओ का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ज्यादातर यही यूज होता है। रैंक मैथ में भी आपको वो लगभग सेम मिल जाता है। तो यहाँ पर कंटेंट टाइप में जाते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट आता है, पोस्ट का सेक्शन। तो देख सकते हो हमारे अंदर कितने सारे सेक्शन है, पोस्ट का सेक्शन है, पेजेस का सेक्शन है, माय टेम्पलेट। तो यहाँ पर ये से मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई ये इंडेक्स ना हो, कलेक्शन ये भी इंडेक्स ना हो, कोई जरूरत नहीं है, और क्विजेस ये भी इंडेक्स ना हो, पोल्स भी इंडेक्स ना हो, ठीक है। ये सब वेबसाइट के यूजर्स के लिए होगा, ये इंडेक्स ना भी हो तो भी चलेगा। जो भी हमारे वेबसाइट के अंदर विजिटर्स वगैरह आएंगे वही लोग सिर्फ इसको एक्सेस कर पाए तो भी बेटर है। कैटेगरीज को भी हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। और आर्काइव सेक्शन में बाय डिफॉल्ट गाइस आप लोगों को इसको डिसेबल करके रखना चाहिए, इसको कभी भी इनेबल नहीं करना चाहिए। डेट एंड आर्काइव जो होता है इनको आपको कभी भी इनेबल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, व्यू करते हैं हमारा जो साइट मैप है उसको अगेन एक और बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे थे एंड आप जब भी रिफ्रेश करेंगे तो देखना यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें। ओके, तो एक और चीज यहाँ पर बाकी रह गया है फॉर्मेट के अंदर, आई थिंक मीडिया टेक्सोनियस, अच्छा ये है फॉर्मेट का सेक्शन।
ये वाला बाकी रह गया था स्नैक्स फॉर्मेट, इसको भी, दैट्स इट। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते, एंड दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पर एक गलती जो हमारे वेबसाइट पर है, ठीक है, वो है कि हमारा जो रोबोटिक्स फाइल है उसके अंदर हमारा साइट मैप का यूआरएल एग्जिस्ट नहीं है। सिंपली यहाँ पर टूल्स के अंदर जाएंगे, फाइल रीडर के अंदर जाएंगे हम लोग, एंड उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट रोबोटेक्स फाइल, है ना। तो रोबोटेक्स फाइल के अंदर हम लोग जाते हैं, एंड उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट जो रोबोटिक्स फाइल होता है वो है, एंड यहाँ पर हम लोग हमारा साइट मैप का भी जो है यहाँ पर यूआरएल जस्ट डाल देते हैं, एंड सेव टू रोबोटिक्स पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम हमारे रोबोटिक्स फाइल को विजिट करेंगे, तो यहाँ पर भी, अच्छा ये अभी बेसिकली इसलिए नहीं होगा, अच्छा ये हाँ हो गया। मुझे लग रहा था कि इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन के मोड में है। तो देख सकते हो ऐसे ये आ गया, ठीक है। तो ये एक फॉल्ट था, मेक श्योर कि आपके वेबसाइट का भी ऐसा रहे, ठीक है। ओके, नाउ आई होप कि आप लोगों को ये इम्प्रूव साइट मैप एक्सएमएल एंड साइट मैप बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ रिमूव 404 एरर्स। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 404 एरर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पर्टिकुलर यूआरएल आपके वेबसाइट का गूगल पे इंडेक्स है, और आपने गलती से उस वेबसाइट के यूआरएल को या फिर उस पेज के यूआरएल को या फिर पोस्ट को आपने मॉडिफाई कर दिया, और जब भी वो वेबसाइट कोई भी बंदा उस लिंक के थ्रू घुसेगा तो उसको एक 404 का जो है यहाँ पर एरर दिखाई देगा, ठीक है, 404 एरर। तो उस एरर को जो आपको फिक्स करना है, कोशिश करना है कि जितना आपके वेबसाइट के अंदर कम 404 एरर्स हो, ठीक है। उसके लिए आप ऑटो रिडायरेक्शन टूल्स का भी यूज कर सकते हैं कि ऑल 404 रिडायरेक्ट और 404 एरर्स विल बी रिडायरेक्टेड ऑन होम पेज, ऐसे करके कुछ कुछ तरह तरीके के जो यहाँ पर चीजें आते हैं, टूल्स वगैरह प्लगइन्स वगैरह आते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हो। लेकिन बता देते हैं यहाँ पर कि कई बार ऐसा होता है कि मेक श्योर कि देखो यार, आप लोग अगर किसी भी पोस्ट का यूआरएल चेंज कर रहे हो ना, डेफिनेटली, तो बस यूएस एसीओ का प्रीमियम टूल होगा या फिर रिडायरेक्शन नाम का एक टूल होगा, प्लगइन होगा, उसको जो है यूज करके आप ओल्ड यूआरएल को सेट कीजिए एंड न्यू यूआरएल को 301 परमानेंट रिडायरेक्ट में रिडायरेक्ट कर दीजिए। लास्ट वाले जो हमारा एक सेशन था, जो कि था आई थिंक 301 बैकलिंक के प्रोसेस के ऊपर, वहां पर भी मैंने इन डिटेल बताया कैसे रिडायरेक्ट वगैरह करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने 404 एरर्स को जो इम्प्रूव कर सके, जितना कम एरर हो उतना ही सबसे ज्यादा, उतना ही सबसे बेटर होता है। नाउ ऑप्टिमाइज फॉर HTTPS एंड SSL। बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पर, पहले के टाइम पे क्या होता था, HTTPS या SSL सर्टिफिकेट जो होता है पर्टिकुलर, वो यूज नहीं कर सकते। HTTPS मतलब क्या, यहाँ पर इस आर्टिकल में देखेंगे, इस यूआरएल पे देखेंगे तो यहाँ पर देखो एस है, ओनली HTTP नहीं है। तो HTTP का जो जमाना है वो बहुत पहले ही जा चुका है। गूगल भी अब क्लियरली बताता है कि HTTPS जो है आपको यूज करना ही होगा, SSL इंक्रिप्शन तक, ताकि जो व्यूअर्स है उनका डेटा वगैरह जो है चोरी ना हो जाए, ठीक है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी लेयर होता है, इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। बेसिकली जितनी भी होस्टिंग कंपनीज वगैरह है वो तो ऐसे ही देते हैं, ठीक है, अपने पैनल के साथ फ्री में। लेकिन अगर आप ब्लॉगर में करते हो तो ब्लॉगर में आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। और अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो क्लाउड फ्लेयर यूज करो, एंड क्लाउड फ्लेयर के बाद आप एक प्लगइन यूज कर सकते हो जिसका नाम है बेसिकली रियली सिंपल SSL, ठीक है। तो वो वाला प्लगइन आप यूज कर सकते हो, फिर वो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे उसको SSL में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सर्च किया ना, आप लोगों को प्लगइन भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो रियली सिंपल SSL, 4000 के ज्यादा रेटिंग है, 4 मिलियन प्लस यहाँ पर डाउनलोड है ना। तो बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर के लिए। देन इम्प्रूव योर ब्राम कोड ब्रेड कम, सॉरी, इम्प्रूव योर ब्रेड कम स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग ये चीज भी नहीं करते। बेसिकली आप अगर जेनेसिस का थीम यूज किए होंगे तो वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा कि हाँ भाई, बाय डिफॉल्ट वहां पर ब्रेड कम होते ही होते हैं। एंड ब्रेड कम अगर आप लोग जानते नहीं हो तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ। बेसिकली ये वेबसाइट है, एक तो होता है आपके वेबसाइट के यूआरएल, है ना, कि चलो यार ये यूआरएल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है यहाँ पर और भी कई सारे कैटेगरी का नाम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर एसीओ स्लैश आर्टिकल का नाम, और या फिर एसीओ स्लैश ब्लॉगिंग
स्लैश आर्टिकल का नाम। ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं आर्टिकल का, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक ब्लॉग है तो इसलिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया। लेकिन आप मैक्सिमम जो पॉपुलर वेबसाइट है उनमें देखोगे कि आर्टिकल का यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है, तो वो तो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन गूगल में जो जब सर्च करते हैं तो आजकल के टाइम पे देखोगे उनके ब्रेड कम शो करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग इन 2020, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कई तरह 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 की चीज है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये देख सकते हो वेबसाइट सेटअप डॉट ओ आर जी, उसके बाद ये एक तीर का निशान, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग गाइड, है ना। तो ये यहाँ पर लिंक वाइज जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये जो नायरोबी या फिर ये जो सारे के सारे चीजें, या फिर स्मार्ट ब्लॉगर डॉट कॉम, सिर्फ स्मार्ट ब्लॉगर डॉट कॉम स्लैश ब्लॉग ब्लॉग, है ना, इसका भी फिर ब्लॉग। लेकिन अगर यहाँ पर जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखो, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, है ना। तो इस टाइप का यूआरएल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो चीज है ना सिर्फ ब्लॉग है, इसको बोलते हैं ब्रेड कम, ठीक है ना। अब यहाँ पर और भी कई तरह की ब्रेड कम्स होते, तो इसको भी जो है आपको इंप्रूवमेंट करना होगा। इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए आप कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो, लाइक देखो सिंपल सा चीज है कि आप जो है यूएस्ट एसीओ का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूएस्ट एसीओ के अंदर अगर जाऊं सर्च अपीयरेंस में, तो यहाँ पर मुझे ब्रेड कम का एक सेक्शन मिलेगा जो कि बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल होता है ना, डिसेबल होता है। तो आपको जो यहाँ पर एनेबल करना होगा। बहुत सारे ऐसे थीम्स आते हैं अपडेटेड आज के टाइम पे जिन पे बाय डिफॉल्ट ब्रेड कम का सपोर्ट होता है, लेकिन कई सारे थीम पर नहीं होता है, तो उसके हिसाब से आप इसको चूज करना है। अब यहाँ पर देखो आर्काइव के अंदर आप क्या लिखोगे, है ना, उसका ब्रेड कम किस टाइप का होगा, तो वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो। होम या फिर ब्लॉग एंकर टेक्स्ट फॉर द होम पेज, होम लिख सकते हो, या फिर आप अपने वेबसाइट का भी नाम लिख सकते हो, टेक रिपोन, ये भी लिख सकते हो, है ना। और लाइक पोस्ट के बाद जो कैट मतलब मान लो कि यहाँ पर जैसे ब्लॉग दिखा रहा है, ठीक है, ये जो जैसे ब्लॉग दिखा रहा है, ब्लॉग वेबसाइट का नाम फिर ब्लॉग, मैं चाहता हूं हमारे जो वेबसाइट है उसका ब्लॉग या फिर ब्लॉग, क्योंकि एक पेज सेक्शन है तो पेज ना दिखाए, हमारा कैटेगरी ही दिखा दे कि कौन सी कैटेगरी का ये आर्टिकल है। तो सिंपली यहाँ पर पोस्ट के सेक्शन में जाओगे, उसके बाद देखो टैग फॉर्मेट स्नैक्स और कई सारे चीजें नॉन भी है, तो हमने सिंपली कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद और भी कैटेगरी के अंदर नॉन आएगा, क्योंकि इसके अंदर उतना कुछ मिलेगा नहीं, ये सारे एक्स्ट्रा मैंने लगाए इससे मुझे मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कुछ नो नन भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो। और ये यहाँ पर रेगुलर होता है, यानी कि रेगुलर मतलब टेक्स्ट का जो साइज होता है रेगुलर होता है, बोल्ड कर सकते हो ताकि लोगों के नजरों में थोड़ा आए, है ना, तो ये भी कर सकते हो। तो ये सिंपली ब्रांड ब्रेड कम्स का जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, इसको इनेबल करके आप सेव कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और एक्स्ट्रा कर सकते हो तो कर सकते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा ब्रेड कम का चीज जो कि आपको करना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद 8 नंबर सेक्शन जो है वो है इम्प्रूव विथ एएमपी, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। क्या है कि गूगल जो है अपने यूजर्स को, अपने जितने भी सर्च करते हैं उनको जितना फास्ट पॉसिबल उतना फास्ट डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और इस हिसाब से कई सारे नए नए वो लोग चीजें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो गूगल का ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एम्प प्रोजेक्ट या फिर एएमपी प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हो। और ये एएमपी प्रोजेक्ट बेसिकली इस टाइप का है कि आपका तो वेबसाइट है ही है, ठीक है ना, आपका वेबसाइट के अंदर थीम वगैरह है, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है कि स्पीड का इशू वगैरह हो सकता है। तो ये जो है सिंपल सा एएमपी प्लगइन है। इस एएमपी प्लगइन को आपके वेबसाइट के अंदर लगा लोगे तो आपका वेबसाइट का एक मोबाइल वर्जन बन जाएगा, एएमपी वर्जन बन जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही लाइट वेट होगा एंड बहुत ही सिंपल डिजाइन होगा उसका। एंड फिर क्या होगा, गूगल उसको जब क्राउल करेगा, पहले क्या होता था कि आपके वेबसाइट का डेटा आपकी वेबसाइट पर रहता था, लेकिन एएमपी के थ्रू क्या होगा, आपकी वेबसाइट का जितने भी डेटा है वो एम्प प्रोजेक्ट के डेटाबेस में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली डोमेन नेम आपका ही रहेगा, लेकिन एम्प प्रोजेक्ट के जो डेटाबेस है वहां पर वो ट्रांसफर हो जाएगा। एंड जैसे ही सर्च रिजल्ट पे कोई क्लिक करेगा तो विद इन ए सेकेंड, 1 सेकेंड से भी बहुत कम टाइम में वो रिजल्ट जो है खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो एमपी यूज किया जा सकता है। अब आपका अगर ब्लॉग है तो आप डेफिनेटली एमपी यूज कर सकते हो, अगर वेबसाइट है तो मैं इतना नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ, एमपी का जो डिफॉल्ट डिजाइन है वो बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपलिस्टिक है।
लेकिन कई सारे ऐसे पॉपुलर थीम्स हैं लाइक बिम बार, पेन न्यूज, न्यूज़पेपर और ऐसे कई सारे थीम्स हैं जो कि अपना खुद का उस एएमपी प्लगइन को खुद से मॉडिफाई करके प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी वेबसाइट का जो क्वालिटी एंड जो डिजाइन है वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना। वहां पर आपका ही डिजाइन शो होगा, लेकिन वो एएमपी पेज के थ्रू ही शो होगा, ठीक है ना। जैसे हेडर्स हो गया, कलर्स वगैरह होगा, तो वो सारी चीज। तो ऐसे कुछ थीम को आप जो यूज कर सकते हो डेफिनेटली। 9 नंबर जो चीज है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, टेबल एंड फोन। देखो यार, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर फिर भी गलती करते हैं। अपने वेबसाइट का जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज्यादा मैटर करता है आजकल के टाइम पे, क्योंकि आप लोग को पता है मैक्सिमम ऑफ द विजिटर्स जो है आज के टाइम पे सर्च इंजन में हैं, वो सब के सब मोबाइल डिवाइस से ही है ना। पीसी पहले के जमाने में हुआ करता, लेकिन अभी के टाइम पे मोबाइल पे सबसे ज्यादा जो है यूजर्स है। तो डेफिनेटली आपका वेबसाइट मोबाइल पे एंड टैबलेट पे एंड डेस्कटॉप पे अलग अलग या फिर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर जो है गूगल उसको और भी अच्छा बेनिफिट देता है। अब ऐसे कई सारे अभी मोस्टली जितने भी नए नए थीम्स है सबके सब जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव होता है फॉर ईच डिवाइस, ठीक है। नाउ 10 इज फोकस ऑन, क्या है, कैनो, मुझे खुद स्पेलिंग करने में दिक्कत आ रही है, कैनोनिकल यूआरएल। अब ये कैनोनिकल यूआरएल होता क्या चीज है? देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताया, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखा सकता था, लेकिन वो नहीं दिखा पाऊंगा अभी। जैसे कि यहाँ पर ब्लॉग में क्या होता है, जैसे जो ब्लॉग्स होते हैं जहां पर आप ब्लॉगिंग करते हो, बेसिकली ब्लॉग टाइप का जो वेबसाइट्स होते हैं, उनपे क्या होता है, सिंपल वेबसाइट का नेम होता है एंड उसके बाद आर्टिकल का जो यहाँ पर नेम होता है ना। लेकिन कई सारे वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक चीज मेंशन होता है, कोई कैटेगरी ना कोई कैटेगरी मेंशन होता है, लाइक ये एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर PRODU सिटी प्रोडक्ट स्लैश उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, है ना। तो ऐसा चीज होता है। अब मान लो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की जगह जो है आपने यहाँ पर दो कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया, है ना। दो कैटेगरी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, एक है टूल का कैटेगरी, दूसरा है प्रोडक्ट का कैटेगरी, है ना। तो बेसिकली एक टाइम पे एक ही यहाँ पर चीज जो है यूआरएल सबमिट होगा। तो आपका पहला जो यूआरएल एक आर्टिकल का, सेम आर्टिकल का पहला यूआरएल कौन सा बन गया, ये वाला प्रोडक्ट वाला, है ना। दूसरा यूआरएल कौन सा बन गया, टूल वाला, क्योंकि आपने दो तीन कैटेगरी सिलेक्ट करके रखे हैं। अब इस चीज को जो आपको काउंटर करने के लिए, ताकि गूगल को आके ऐसा ना लगे कि भाई टूल्स वाले सेक्शन में जा रहे हैं तो भी सेम आर्टिकल, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जा रहा है तो भी सेम आर्टिकल। तो इसको अगर आपको काउंटर करना है, तो आपको मेक श्योर कि सिर्फ एक यूआरएल को ही आपको टारगेट रखना है, कि इस पर्टिकुलर यूआरएल को जो है गूगल पे शो करवाना है, गूगल पे इसको रैंक करवाना है, या फिर गूगल पे थ्रू अगर कोई क्लिक करके आए तो ये है हमारा मेन यूआरएल, ठीक है ना। तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद एडिट पोस्ट पे आना होगा, ठीक है, या फिर पोस्ट आप करते हो तो उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। एडवांस सेटिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है कैनोनिकल यूआरएल, इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना होगा उस पर्टिकुलर यूआरएल को। अब भले ही इसमें आपको मल्टीपल, आपने यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करके रखे हैं एंड आपका आर्टिकल का जो यूआरएल यानी कि परमानेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो गूगल वो सारे जो लिंक है उनको इग्नोर करेगा, सिर्फ इस एक लिंक पे ही फोकस करके इस आर्टिकल को जो है रीडायरेक्ट करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप तभी यूज कीजिएगा जब अगर आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ उस तरीके का हो, ठीक है। तो ये कैनोनिकल यूआरएल का जो है बेसिकली कंसेप्ट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बताना चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ए लॉट ऑफ टिनी फैक्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पर और भी कई सारे छोटे मोटे जो है टेक्निकल एसईओ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी सारे हमने 10 टोटल 10 यहाँ पर बताए, यही मेन टेक्निकल एसईओ फैक्टर्स के अंदर आते थे, जो कि लगभग ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होना चाहिए। सो दैट्स इट गाइड, हमने कंप्लीट कर लिया हमारा टेक्निकल एसईओ मास्टर क्लास का पूरा सेशन। नाउ आप लोग सबसे पहले हमें कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत है या नहीं है, उसको आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए। दम नहीं लिया ना मैंने, झक्कास भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सेशन, खतरनाक, ऑसम, सुपर भाई। एएमपी लैपटॉप में भी फास्ट करता है क्या वेबसाइट कोड? नहीं ब्रो, एएमपी ओनली फॉर मोबाइल डिवाइसेस।
कैनोनिकल ऊपर से चला गया भाई, कैनोनिकल ऊपर से, अच्छा एक मिनट देखो गाइस यार, अच्छा सबका क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद कैनोनिकल का एक और बार हम लोग समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। बहुत अच्छा था आज का सेशन, थैंक यू वेरी मच ब्रो। भाई एएमपी से अर्निंग डाउन होगी क्या? नहीं ब्रो, एएमपी पे आप अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट लगा सकते हो। रैंक मैथ में रोबोटिक्स को कैसे एडिट करें? रैंक मैथ में रोबोटिक्स टूल को इनेबल करना होगा, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हो। मैंने बताया भी है, इसका ट्यूटोरियल भी है आई थिंक। कैनोनिकल डुप्लीकेट से बचने के लिए यूज किया जाता है। हाँ भाई देखो, कैनोनिकल यूआरएल जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट को इंडिकेट करने से बचा जाता है। ये बेसिकली अगर आपका ब्लॉग साइट है, ठीक है ना, आपका सिंपल से यूआरएल स्ट्रक्चर है कि हाँ भाई .example.com, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड आर्टिकल, ये इस टाइप का अगर यूआरएल स्ट्रक्चर है तो कैनोनिकल यूआरएल आपको आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारे दूसरी चीजें यूज करते हैं तो देन डेफिनेटली उसके लिए जो आपका ये कैनोनिकल यूआरएल है। यस भाई प्लीज बता दो, रोबोटिक्स फाइल थ्रू अपनी वेबसाइट की थीम एंड प्लगइन्स को भी हाइड कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन ये आई थिंक मुझे इतना नहीं पता है, ढूंढना पड़ेगा इसको। आप गूगल पे ढूंढ लो, इजीली मिल जाएगा, मैंने कभी किया नहीं है। ब्रो साइट का स्पीड 95 से 49 हो जाता है, एडसेंस कोड डालते हैं, क्या करो करे बताओ? ब्रो इसका एक सॉल्यूशन है, कोई अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं है लेकिन हाँ लगभग सॉल्यूशन है। गूगल का टैग मैनेजर यूज करो, वो आई थिंक थोड़ा आपको बेटर सॉल्यूशन देगा स्पीड के मामले में। क्योंकि गूगल के जितने भी कोड्स आप यूज करते हो ना, गूगल के एनालिटिक, गूगल का एडवर्ड का कोड, गूगल का बेसिकली एडसेंस का कोड, तो सारी कोड को आप उसी एक ही जगह से जो है आप मैनेज कर सकते हो। ब्रेडकम से सेम यूआरएल गूगल में शो होगा तो कोई इशू? लाइक एग्जाम्पल.com इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्जाम्पल.com/blog, इनसाइट ऑफ एग्जाम्पल.com बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो यार भाई शो होगा ब्रेड कैम क्रम से सेम यूआरएल गूगल में शो होगा नहीं ब्रो। अगर आप ब्रेड कैम यूज करते हो तो आपका एग्जाम्पल.com ब्लॉग्स या फिर एग्जाम्पल.com इलेक्ट्रॉनिक्स ये वाला आएगा, ब्रेड कैम वाला मेथड ये है। लेकिन आप अगर जो है ब्रेड कैम नहीं यूज करते हो तो example.com/best हाइपेन इलेक्ट्रॉनिक्स हाइपेन प्रोडक्ट्स हाइपेन इन 2020, ठीक है, तो इस टाइप का आएगा। गूगल टैग मैनेजर पर एक सेशन लेकर आओ। रहे भाई साहब क्या चाहिए, पूरा मतलब कर दे यहाँ पर, मतलब सब कुछ ला दे यार। मेनली एसईओ एंड ब्लॉगिंग के ऊपर फोकस करके ये वेबसाइट ये सेशन है, और भी हम लोग कई सारे सेशंस ला रहे हैं। लेकिन ये गूगल टैग मैनेजर जो ये टोटली अलग लेवल पे, ये डेवलपमेंट मोड में चला जाता है। डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट का जो चीजें होता है उन सब चीजों में चला जाता है। फालतू में दिमाग खराब होगा आप लोगों का। यस भाई प्लीज बता दो रोबोटिक्स फाइल के थ्रू, ये कमेंट कॉपी पेस्ट कौन कर रहा है? ओके नाइस, छा गए ब्रो, ओके दैट्स इट आरिफ, ओके दैट्स इट। तो चलो यार समराइज करते हैं आज का सेशन बिल्कुल एंड शुरुआत से। तो आज का जो सेशन था बेसिकली, उस सेशन में हम लोग सीखे क्या, टेक्निकल एसीओ क्या क्या चीजें होता है, उन चीजों को सीखा है। बेसिकली टेक्निकल एसीओ वो चीज होता है जो कि आपको ना ऑन पेज ना ऑफ पेज में मिलता है। आपको कुछ टेक्निकल सेटिंग्स करने पड़ते हैं जिसके थ्रू आपको टेक्निकल एसीओ को करना पड़ता है, और इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है रैंकिंग फैक्टर के अंदर। अगर आप इसमें एक गलती करते हैं लाइक साइट मैप वगैरह ऐड नहीं करते तो आपका वेबसाइट इंडेक्स ना भी हो सकता है, उसका रैंकिंग तो दूर की बात, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग को भी समझना होगा कि क्राउलिंग वो चीज है जो कि एक बॉट या फिर एक स्पाइडर या फिर एक क्राउलर जो पर्टिकुलर एक सर्च इंजन की तरफ से आते हैं, वो आके यूआरएल वगैरह को फाइंड करते, लिंक्स वगैरह को फाइंड करते, नए नए अपडेटेड कंटेंट को फाइंड करते रहते हैं इंटरनेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक प्लस पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे गूगल जितने भी बॉट्स वगैरह यूज करते हैं ना, वो सिंपल बॉट्स होते हैं, लेकिन उनका डेटा जब पहुंचता है तो वो सारे के सारे ना एआई बेस के ऊपर, यानी कि एआई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको एनालिसिस किया जाता है आपके कंटेंट को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से ऑन पेज, इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑन पेज आपको अच्छा करना होता है। नाउ इंडेक्सिंग वो चीजें जो कि वो क्राउलर जब आपके कंटेंट को फाइंड करेगा, आपके वेबसाइट में से जितने भी कंटेंट है उनको क्राउल करेगा, यानी कि उनको एक एक करके देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, एंड उन सारे डेटा को अपने सर्च इंजन डेटाबेस में पहुंचा देगा। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। एंड सर्च इंजन के डेटाबेस में पहुंचने के बाद जो डेटाबेस का एआई होता है वो उसको पूरी तरीके से समझता है कि ये जो कंटेंट है ये किस तरीके का है, क्या चीज है, क्या नहीं है,
एंड उसके बाद उस कंटेंट को जो है वो गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखाना शुरू कर देता है कीवर्ड के बेसिस पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैंने स्टेप बताया, लाइक आपको अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त बनाना होगा, सिंपल बनाना होगा, ताकि सर्च इंजन ट्रैवलर्स को जो है आसानी हो आपके वेबसाइट को समझने का। उसके बाद आपके वेबसाइट की पेज स्पीड को भी जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी एक अलग इंटायर सेशन बना के रखा है, जहाँ पर मैंने बताया है कैसे आपको पेज स्पीड वगैरह इंडेक्स स्पीड वगैरह इंक्रीज करना है। उसके बाद इम्प्रूव योर रोबोटिक्स फाइल को भी जो है आपको सही ढंग से आपको वहां पर देना होगा। आप लोग नॉर्मली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सिंपल रोबोटिक्स फाइल, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे सिंपल रोबोटिक्स फाइल कैसा होता है। तो उसको सिंपली आप सी पैनल में भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर यूएस टेसियो या फिर रैंक मैन जैसे प्लगइन भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइट मैप डॉट एक्सएमएल यानी कि साइट मैप फाइल जो है वो भी आपको सही तरीके से यूज करना होगा फॉर ब्लॉगर्स, यानी कि ब्लॉगिंग जो करते हैं, जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, उनके लिए सिंपली पोस्ट एंड पेजेस ही काफी होता है साइट मैप में डालने के लिए। लेकिन अगर आपका वेबसाइट है या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहां पर प्रोडक्ट कैटेगरी का एंड सारी चीजों को जो है डालना होता है साइट मैप के अंदर। रिमूव 404 एरर्स, 404 जो है पेज नॉट फाउंड, अगर आपके वेबसाइट का कोई यूआरएल डिलीट हो गया है, कोई पोस्ट डिलीट हो गया है, तो वहां पर जैसे कोई विजिटर लैंड करता है तो वहां पर 404 एरर दिखाते हैं कि 404 आर्टिकल इज नॉट फाउंड। तो ये गूगल को एक नेगेटिव चीज जाता है कि नहीं भाई, इस वेबसाइट में तो मतलब बहुत सारे ऐसी दिक्कत है जहां पर आर्टिकल्स नहीं पाया जाता है। तो उस हिसाब से आपको इनको भी सही करना चाहिए। ऑप्टिमाइज फॉर HTTPS एंड SSL सर्टिफिकेट, डेफिनेटली आज का टाइम जो है सिक्योरिटी के मामले में या फिर डेटा ब्रीच के मामले बहुत ही स्टिक है, ठीक है। तो आपको जो है इसको संभाल के यूज करना होगा। फ्री का SSL क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं, ब्लॉगर पे आपको फ्री का SSL सर्टिफिकेट मिलता है। इवन कई सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स फ्री में SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो मेक श्योर आपका वेबसाइट विद SSL सर्टिफिकेट हो। और अगर आपके वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप एक प्लगइन भी यूज कर सकते हो जिसका नाम है रियली सिंपल SSL। उसके बाद आप अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर गूगल सर्च इंजन में शो होने के लिए जो ब्रेड कम होता है उनको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप AMP यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट का पेज स्पीड को और रॉकेट से भी ज्यादा तेज करने के लिए। आप अपनी वेबसाइट को जो है अपने रिस्पॉन्सिव थीम जितना हो सके उतना आप यूज करो, ताकि PC यूजर्स, लैपटॉप यूजर्स, टैबलेट यूजर्स, फोन यूजर्स सभी आपके वेबसाइट को अच्छे से देख पाए, ठीक है। उसके बाद कैनोनिकल यूआरएल को आप सेट कर सकते हो। कैनोनिकल यूआरएल को यहाँ पर सिंपली मैं समझा देता एक और बार कि ब्लॉग पोस्ट में सिंपल यूआरएल होता है कि क्या, जैसे कि आपका आर्टिकल, उसके बाद यहाँ पर ये एक चीज, एक मिनट, आपका आर्टिकल प्लस आपका वेबसाइट स्लैश आपका आर्टिकल होता है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होता है जैसे कि जिसमें अंदर अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट्स की या फिर शॉप की, जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूएसएसओ के शॉप के अंदर जा रहे हैं एंड उसके अंदर अगर हम लोग ये वाले प्लगइन सब्सक्रिप्शन के अंदर जाते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे लोकल बंडल, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो पहले ब्लॉग का सेक्शन अलग था, लेकिन अब USTCO.wordpress.plugins फिर उसके बाद USTCO प्रीमियम बंडल ऐसे करके है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आपने मल्टीपल, अगर आपने प्लगइन बोले बेसिकली मल्टीपल, अगर आपने कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट कर लिया है, तो यूआरएल कई बार ऐसा हो जाता है कि एक तो होता है वर्डप्रेस स्लैश ये वाला, या फिर होता है एक प्लगइन वाला सेक्शन, ठीक है, जैसे कि ये वाला। तो इन दोनों दो यूआरएल, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर एक पर्टिकुलर पोस्ट का दो यूआरएल क्रिएट हो जाता है। तो उसको आप गूगल जब आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई यहाँ पर दो आर्टिकल है सेम टू सेम अलग अलग यूआरएल पे, है ना। तो उन चीज को काउंटर करने के लिए, यानी कि गूगल को सही दिशा दिखाने के लिए, सिंपली आप कॉनोनिकल यूआरएल में जाइए अपने पोस्ट के सेक्शन में, एंड वहां पर से इन दोनों में से कोई सा भी एक यूआरएल को कॉनोनिकल यूआरएल में डाल दीजिए। दोनों यूआरएल आपके वेबसाइट पे तो काम करेगा, लेकिन गूगल जो है आपके दिए हुए यूआरएल को ही नजर मतलब जो है अंदाजी करेगा, यानी कि उसको रैंक वगैरह करेगा, उसको जो भी फैक्टर्स है वो सब कुछ करेगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था गाइस, ये टोटल टेक्निकल एसीओ का जो भी फैक्टर था। आई होप कि आप लोगों को ऑल इन ऑन समझ में आ गया होगा। एंड डेफिनेटली गाइस आप लोग इन चीजों को जो है मेक श्योर कि आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि भूल जाए या फिर कोई गलत चीज कर दे, तो आपका वेबसाइट जो इंडेक्सिंग के दिक्कत आ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक भाई बोल रहा है कि वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो भाई कुछ नहीं कह सकता मैं, मतलब इतना सिंपल चीज मैंने पहले भी बता दिया है ये।
भैया यूट्यूब पे आपका एएमपी वीडियो है उसका अप्लाई करे करे क्या, या फिर प्लगइन यूज ना करे कोई एमपी की? हाँ भाई कर सकते हो उसका। सो यार गाइस दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, मुझे भी बहुत भूख लगा है, खाना खाने जाना है। सो या दैट्स इट गाइस, गुड बाय एंड सभी को गुड नाइट।